नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम अपने चैनल पर इस समय जनरल नॉलेज की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और जिसके अंदर हम वह सभी प्रश्न करते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पहले आ चुके हैं और आगे आने की संभावना भी है इनकी। और जो सारे प्रश्न हैं हम विद एक्सप्लेनेशन करते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी उन विद्यार्थी को लिए हैं जो इस टाइम पर टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आगे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस सभी के लिए है, डीएसएसबी पेपर फर्स्ट वाले पेपर के लिए और केवीएस, एनवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी यानी सब के लिए यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है न्यूटन मीटर का मात्रक है। देखिए न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है। तो देखिए पहला, क्या जो न्यूटन है वो त्वरण का मात्रक है, बल का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है या फिर आपका ऊर्जा का मात्रक है। तो देखिए इन चारों में से क्या होगा इसका आंसर सही। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका बल। जो न्यूटन मीटर है वो बल का मात्रक है। यहाँ से हम एक दो बातों का और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो हम बात का ध्यान ये रखेंगे कि जो न्यूटन है इन्होंने गति के सिद्धांत दिया है और गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए हैं इन्होंने, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ हम ध्यान रखेंगे आपके शक्ति के बारे में। जो शक्ति है उसको जो मापा जाता है उसका जो मात्रक होता है शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट। इसको ध्यान रखेंगे, शक्ति का जो मात्रक होता है वाट। और देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट हम थोड़ी ऊर्जा पे भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए ऊर्जा हो गया आपका, प्लस में आपका हो गया कार्य, ठीक है। ये आपका हो गया कार्य और कार्य के साथ साथ आपका ऊष्मा, आपका वो जो हो गया ऊष्मा, ठीक है ना। ये आपका हो गया जो ऊष्मा है उसका मात्रक, ठीक है। ये आपका ऊष्मा, तो ऊष्मा का जो मात्रक है, इन सब का जो मात्रक है वो है जूल, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का जो मात्रक है वो जूल है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ये समझ में आ गया होगा आपके प्रश्न। हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है। तो देखिए संसद है आपकी, संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है। तो एक संसद जो है वो किसके अनुसार भंग की जा सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री और फोर्थ है आपका राज्यपाल। तो देखिए इसमें से आपका क्या होगा सही। तो हम आपको बता देते हैं इसमें से सही क्या होने वाला है आपका। तो देखिए संसद को जो भंग कर सकता है वो कर सकता है आपके राष्ट्रपति, संसद को भंग कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना। अब थोड़ा जान लेते हैं जो लोकसभा जो भंग की जाती है या संसद जो ख़त्म की जाती है, वो लोकसभा जो भंग की जाती है वो की जाती है आपके अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है ना। ये जो काम होता है वो किसके तहत होता है, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। ये जो होगा आपका आर्टिकल 85 के तहत होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोकसभा भंग की जा सकती है आपकी आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है ना। कौन करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को आपके भंग करते हैं, ठीक है ना। और ये करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। और थोड़ा सा जान लेते हैं और इसके बारे में। देखिए नेक्स्ट जो इसका आपका है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। ये आया था आपका पीआरटी में आया था। तो अनुच्छेद 63, तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है अनुच्छेदों से। तो ये पीआरटी में जो बना था वो राष्ट्रपति के ऊपर आपका एक प्रश्न बना था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए प्रधानमंत्री है अनुच्छेद 75, ठीक है। अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को, वो दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति दिलाते हैं और साथ के साथ इसके तहत ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को चुनाव करता है, ठीक है, अपने मंत्रियों का चुनाव करता है। और देखिए यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की आयु होती है वो 25 ईयर्स होती है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है अगर वो 25 ईयर्स का है, ठीक है ना। तो जो इसकी एज लिमिट है तो 25 है, लोकसभा के सदस्य की भी 25 एज है। और जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो करते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चनों को आप करिए कभी भी तो उनके जो ऑप्शन है उनको ज़रूर ध्यान दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी आपके रिमेंबर हो जाती है, जो भी आपकी नॉलेज है उसका रिवीजन हो जाता है। तो इससे हम अधिक से अधिक भी सीखते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बेशक हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। ये आपका वीडियो नंबर 19 है, लेकिन मैं कम से कम उसमें 30 से भी ऊपर क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, बल्कि ज़्यादा। ये तो मैंने कम ही बोला है आपको। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम मीनाक्षी मंदिर। देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? जो मीनाक्षी मंदिर है आपका कहाँ पर है? नंबर 1 महाबलीपुरम में है, मदुरई में है, चेन्नई में है या फिर कोलकाता में है। तो देखिए यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस भी वही हैं, समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ऑप्शन से ज़रूर आया क्वेश्चन, मैंने यही देखा है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे तो जो मीनाक्षी मंदिर है आपका वो है आपका मदुरई में। तो मीनाक्षी मंदिर जो आपका पड़ता है मदुरई में पड़ता है। और देखिए मदुरई कहाँ? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई हो गई। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पर्सन जो तमिलनाडु का जो है, एक तो नृत्य आता है जिसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और आपका यहाँ का त्यौहार जो है वो पोंगल है, ठीक है। और ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ इसके संबंधित। देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं। देखिए भारत का जो सबसे लंबा समुद्री तट है मेरीना बीच, वो भी तमिलनाडु में आपका पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर, ठीक है, ये भी चेन्नई में तमिलनाडु के अंदर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए भारत जो राजीव गांधी थे, इनकी जो हत्या हुई थी वो पेरम्बूर में हुई थी तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, कलपक्कम में, ठीक है ना। तो कहाँ पड़ता है? ये कलपक्कम में। और थोड़ा सा देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका है महाबलीपुरम। देखिए महाबलीपुरम के बारे में आपका क्या है? इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। जो महाबलीपुरम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं आपकी कोलकाता के बारे में। तो देखिए कलकत्ता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कलकत्ता एक तो आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई। और देखिए इसको क्या महलों का शहर भी कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। और दूसरा इसका जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पे? आपका कोलकाता में। ये प्रश्न भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ध्यान रखेंगे, देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो देखिए ज्योति बासु सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले एक पर्सन हैं, और जो कि कोलकाता से ही हैं। और इस कोलकाता को डायमंड हार्बर भी बोला जाता है, डायमंड हार्बर भी बोला जाता है कोलकाता को। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा? देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना। ये बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो ये आपका जो बनवाया था वो बनवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। और थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में क्या प्रश्न है आपके थोड़े से। तो देखिए कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, एक तो इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और आगे क्या है आपका, ये इन्होंने क्या, इन्हें गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, इन्हें दिल्ली सल्तनत का पहला सम्राट भी कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत का भी इन्हें सम्राट कहा जाता है पहला, गुलाम वंश का भी संस्थापक कहा जाता है इनको, ठीक है। और इसके साथ साथ ये किसके साथ आए थे भारत में, ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे, और इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ और क्या क्वेश्चन है, हाँ, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, ठीक है। और जो कुतुब मीनार का जो पूरा काम कराया था वो आपका कराया था इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया था। ये हो गया आपका। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, एक वैधानिक और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपका गुलाम वंश का, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ से अब आ जाते हैं थोड़ा बलबन पे बात करते हैं। जो बलबन था, बलबन ने क्या करा था, बलबन जो था वो रक्षा मंत्री था गुलाम वंश का। तो इसने क्या करा था, नसरुद्दीन वहाँ उस समय एक राजा था, तो नसरुद्दीन के साथ इनने अपनी बेटी का निकाह कर दिया, और उसके बाद इनने नसरुद्दीन को मार दिया और गुलाम वंश पर इनने अपना हक जमा लिया फिर, ठीक है ना। तो जो भी सैनिक आवाज़ उठाता था इसके विरुद्ध में, तो इसने उसके लिए एक नीति चलाई थी जिसे कहा जाता है लौह और रक्त की नीति। तो इन्हें लौह रक्त की नीति चलाई थी, जो भी आवाज़ उठाए तो उसकी गर्दन कलम काट दें, ठीक है ना, सर कलम कर दें, तो उनकी ये नीति थी। और इसके साथ साथ इसके यहाँ पर एक दरबारी थे अमीर खुसरो। तो बलबन के टाइम में जो अमीर खुसरो जो था वो इसका दरबारी था, और बहुत ही मशहूर है अमीर खुसरो अपने आप में। तो इन्हें तोते हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये बलबन के दरबारी थे अमीर खुसरो, ठीक है ना। और इसने एक लौह और रक्त की नीति चलाई थी बलबन ने। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या है आपका, तो देखिए प्रश्न में आपका है, प्रश्न है आपका संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85। तो इसमें से कौन सा है। तो देखिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है वो चलाया जाता है आपका अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 हमने पढ़ लिया, जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है आपका वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 85 आपको पता ही है, अनुच्छेद 85 जो है लोकसभा भंग से संबंधित है, ठीक है ना। तो लोकसभा भंग की जा सकती है 85 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम अपने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा है, वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है। तो जो बादल हैं वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है आपका ताप के कारण, वेग के कारण, दाब के कारण या घनत्व के कारण। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका घनत्व के कारण, बादलों में, ठीक है ना, बादल तैरते हैं घनत्व के कारण। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए जो दाब को, जो ऐसा ही मात्रक है, दाब को जो नापा जाता है वो पास्कल में नापा जाता है, ठीक है ना। दाब को जो नापा जाता है किस में नापा जाता है, आपका पास्कल में दाब को नापा जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये आपका था। और इसके साथ साथ जो आपका वेग होता है उसे किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नापा जाता है, ठीक है। और ताप को नापा जाता है आपका केल्विन में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को होता है। तो जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, उसकी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, या उसे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं,
यह वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं तो क्या होता है? तो देखिए, जो दूरदृष्टि वाला व्यक्ति होता है, जो दूरदृष्टि से पीड़ित होता है व्यक्ति, उसको क्या होता है, उसको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, उसके मतलब कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इसका भी एक कारण होता है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी मैं उसके अंदर आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए, भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? गोजविन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट? तो देखिए, जो भारत का जो सबसे ऊंचा है, जो भारत का है वह है आपका गोजविन ऑस्टिन है, ठीक है ना। इसे K2 भी कहा जाता है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत ये है। और दुनिया का अगर पूछते तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। आगे चलते हैं प्रश्न पे अपने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ गया है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, RBC या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए किसका जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका खून का जो लाल रंग होता है। ये पता होगा क्योंकि CTET में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। तो खून, रक्त जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और देखिए प्लाज्मा जो होता है वो हमारे रक्त में पाया जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। इस टाइम आपको पता है प्लाज्मा थेरेपी का बहुत प्रयोग हो रहा है। और देखिए RBC क्या होता है, जो आपका लाल रक्त होता है उसको RBC कहते हैं। और जो हमारा वाइट ब्लड होता है उसको कहते हैं WBC। आपने देखा होगा जब कभी आपके कोई खरोच वगैरह लग जाती है तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा पानी सा आ जाता है, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है आपका WBC, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आने वाला, एग्जाम में आने वाला। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस तो 4 जुलाई, 8 अगस्त, 20 अक्टूबर या 10 दिसंबर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 10 दिसंबर, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 10 दिसंबर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। धन्यवाद।